नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया स्वागत। एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। चारधाम यात्रा लगातार जारी। परिवहन मंत्री का रुड़की दौरा। नारसन बॉर्डर पर ग्रीन कार्ड सेंटर का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डोईवाला के लच्छीवाला में हाथी के शावक का रेस्क्यू। मां और झुंड से गया था बिछड़। चिल्ला रेंज में की जा रही थी विशेष निगरानी। उत्तराखंड के 10 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार। बद्रीनाथ में तापमान -4 डिग्री। 2 दिन बाद प्रदेश भर में बारिश के आसार। और खुल गए बद्रीनाथ धाम के भी कपाट। सीएम के बाद शंकराचार्य ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के किए दर्शन। खबरों को जानेंगे विस्तार से। बद्रीनाथ की कपाट आज सुबह 6:15 पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही पूरा बद्रीनाथ धाम भक्ति और श्रद्धा के भाव से सराबोर हो उठा। इस पावन मौके पर देश और विदेश से पहुंचे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल और अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री के नाम से पहली महाअभिषेक पूजा संपन्न करके देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों का आत्मीय स्वागत किया, अभिनंदन किया और यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। कपाट खुलने के इस ऐतिहासिक मौके पर माड़ा और बामणी गांव की महिलाओं ने पारंपरिक जागरों के साथ मंदिर प्रांगण में झुमावलो नृत्य प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने धाम में संचालित भंडारे का रिबन काटकर शुभारंभ किया और श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति के आगमन पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के षष्ठ दीक्षांत समारोह 2026 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस समारोह में आज जहां एक और 386 छात्र छात्राएं आज अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी आज स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस विशिष्ट समारोह के अवसर पर
भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता, सादगी, संवेदनशीलता, जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। चारधाम यात्रा का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है, जहां धार्मिक यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में रुड़की के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग के द्वारा बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उत्तराखंड सरकार के नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, जिन्होंने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग के द्वारा बनाए गए इस सेंटर पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों की विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिस पर टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जाँच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इस सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। चारधाम यात्रा के दौरान एक बाहरी पर्यटक की मौत के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं और इसके लिए सराहना भी मिल रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और अधिक भीड़ के चलते स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों की मेडिकल जांच भी कराई जाती है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए दुखद है क्योंकि कोई यात्रा पर श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचे थे और ये सभी जानते हैं कि जिनको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो या क्राउड हो, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेडिकल भी किए जाते हैं। तो अब उनको क्या प्रॉब्लम रही होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन दुखद है जो इस तरह के हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी बनती है और सरकार अपना पूर्णता ये सहयोग देने के लिए भी हमेशा कटिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। लोगों को, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनको सुरक्षा देना, उनको सही प्रकार से दर्शन कराना, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्योंकि पहले ही दिन सभी को मुझे लगता है कि भाई आज ही हम दर्शन कर ले या पहले दिन ही हम पहुंच जाए, तो थोड़ा सा क्राउड भी। मंगलौर नगर पालिका परिषद की आज हुई बोर्ड की बैठक कई मायनों में अहम साबित हुई है, जहां शहर के विकास को नई दिशा देने वाले निर्णयों पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 64 करोड़ रुपए के बजट को पास किया गया, जिसे नगर के इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वार्ड नंबर 1 का नाम बदलकर सैनीपुरा किया गया, जिसे स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ निर्णय बताया जा रहा है। वहीं शहर की जर्जर और कच्ची सड़कों को दुरुस्त करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई, जिससे आने वाले समय में मंगलौर की सड़कों की तस्वीरें बदलने की उम्मीद है। जलभराव की समस्या से जूझ रहे लालवाड़ा और गोला तालाब क्षेत्रों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन का कार्य पूरा कर लिया गया, जबकि अब इसी योजना को चौड़ी मोहल्ले में भी लागू करने की तैयारी है। 23/4/2026 को हमारी एक बोर्ड मीटिंग हुई, जो मीटिंग बड़ी शानदार मीटिंग रही, कामयाब मीटिंग रही, सफल मीटिंग रही। इसमें काफ़ी प्रस्ताव पास हुए। सबसे पहले तो हमारा 2026-27 का बोर्ड बजट पास हुआ। काफ़ी हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं। एक मानव अधिकार आयोग में एक मामला चल रहा था, एक हमारे वार्ड नंबर एक का नाम था चमरान खालसा, आज उसको हमने चेंज करके सैनीपुरा कर दिया है। कितने कुछ प्रस्ताव भी पास हुए? प्रस्ताव बहुत पास हुए हैं। सड़कों के मंगलौर की जितनी भी टूटी फूटी कच्ची सड़कें हैं, सभी सड़कों के हमने प्रस्ताव पास किए हैं, जिनकी डिटेल्स मैं
वैसे दे नहीं सकता, लिखित में है सब कुछ, वो मिल जाएगा आपको। सर आपकी नगर पंचायत को हो गया, क्या लेखा को हो गया, क्या उपलब्धि है सर? उपलब्धि है, हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे काफी हम पूरे कर चुके। सबसे पहले मैंने वादा किया था मंगलौर की जल निकासी का। 2 जगह जल निकासी की प्रॉब्लम थी, मोहल्ला लालबाड़ा, गुला तालाब। वहां पर हमने अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दी और पाइपलाइन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है। वहां पे पानी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। देहरादून में विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने के बावजूद अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि सरकार जानबूझकर परिसीमन का मुद्दा उठाकर इसे टाल रही। नेताओं ने ये भी मांग उठाई है कि महिलाओं को वास्तविक 33% आरक्षण देने के लिए पहले जातीय जनगणना कराई जाए, तभी सही तरीके से आरक्षण लागू हो पाएगा। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अतीत से देखा जाए तो झूठ, फरेब और झांसे में लेने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड, और वही एक नए सब्जेक्ट को झूठ का एक नया यंत्र बनाकर वो फिर एक बार इस झूठ के झांसे से सत्ता के रास्ते बना रहे हैं। हम इसको होने नहीं देंगे, इस प्रदेश की जनता इसको होने नहीं देगी। मैं मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी को चुनौती के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं के वो हितैषी हैं तो वो परसों विधानसभा में इस बात का संकल्प लाएं, बजाय कांग्रेस को कोसने के। ये संकल्प लाएं कि ये सदन ये प्रस्ताव करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश में 70 सीटें जो वर्तमान में है, उन्हीं 70 सीटों में 33% आरक्षण लागू करेंगे और अगला चुनाव उसी आधार पर करें। हम तो साथ देने को तैयार हैं। पर आज नहीं भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये मांग की है भाजपा सरकार ने धामी जी से कि अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है और आप सच में भागीदारी देना चाहते हैं, सच में सम्मान देना चाहते हैं, तो दे दीजिए। कहने के लिए आए 33% आरक्षण विधानसभा की 70 सीटों में दे दीजिए और आप जब तक नहीं देंगे ये धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश के हर जिलों में नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक धरना यहाँ पर विधानसभा के सामने दिया जा रहा है और उसमें हमारा कहना है 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ है लोकसभा में, तो 2023 में कोई विधेयक पारित हो गया तो उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? अब जो है सरकार जो है परिसीमन का खेल खेलना चाहती है। निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा समर्थन रही है। महिला आरक्षण बिल की विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए और महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। देश में होने वाली जो विकासकारी योजना है महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के आई थी। 2023 में जब ये पारित हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी ईमानदारी के साथ 2024 में इसे लागू करना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन करना चाहती है तो असंवैधानिक है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। डोईवाला के लच्छीवाला रेंज क्षेत्र में लगभग 3 महीने के नर हाथी के शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि शावक अपनी मां और झुंड से बिछड़ गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम के द्वारा उसे पुनः उसके झुंड से मिलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लच्छीवाला रेंज के कर्मचारियों ने विभागीय पशु डॉक्टरों की उपस्थिति में कई हाथी झुंडों के साथ शावक को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से किसी भी झुंड ने उसे स्वीकार नहीं किया। विभाग के द्वारा शावक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर देखभाल को प्राथमिकता देते हुए अंत में उसे चिल्ला रेंज भेजा गया, जहां उसकी निगरानी, उपचार और देखभाल की जाएगी।
बात करेंगे मौसम के। उत्तराखंड के 3 जिलों में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के 10 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक काशीपुर में 42 डिग्री, बाजपुर में 42 डिग्री, खटीमा में 43 डिग्री, किच्छा में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं रामनगर में 41 डिग्री, हल्द्वानी में 39 डिग्री, रुद्रपुर में 42 डिग्री, पंतनगर में 42 डिग्री, देहरादून में 38 डिग्री दर्ज हुआ है। विभाग के मुताबिक बात करें, आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने वाला है और दिन के समय गर्मी तेजी से बढ़ेगी। 2 दिन के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इस दौरान पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बद्रीनाथ में आज तापमान -4 डिग्री और केदारनाथ में -7 डिग्री दर्ज किया गया है। चंपावत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा महिलाओं की हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से भाजपा सरकार से ये मांग करती है कि पूरे भारत में संसद और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों की संख्या के आधार पर महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिशों का विरोध करते हैं। ये जो पार्टी खुद महिला विरोधी है, जो खुद जिसके नेता अंकिता भंडारी के केस में संलिप्त हैं, वही लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को महिला प्रधानमंत्री दी, महिला राष्ट्रपति दी, महिला स्पीकर दी और हमेशा महिलाओं के हित के लिए पार्टी महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ खड़ी रहती है, महिलाओं के हित के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति सेकने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए वो महिलाओं को ढाल बना के अपनी राजनीति करना चाहती है। और मैं उन महिला नेत्रियों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे जनपद में हो, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, अंकिता भंडारी जो केस था उस पर ये भाजपा की नेताओं ने, भाजपा की हमारी नेत्रियों ने बिल्कुल कोई शब्द नहीं बोले। अगर वो महिलाओं के साथ थी तो उन्होंने अंकिता भंडारी में भी कुछ बोलना चाहिए था। विकासनगर के कृपा कॉम्प्लेक्स में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान की अध्यक्षता में पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार के प्रयासों और विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मधु चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए थे, जिनका उद्देश्य वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को प्रभावी तरीके से लागू करना और परिसीमन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। अभी 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में रखे थे और इंडिया गठबंधन ने उसका विरोध करा और उनके विरोध के कारण वो जो है सदन में पास नहीं हो पाया। बहुत महत्वपूर्ण विषय वहां पर थे। महिला जो आरक्षण बिल 23 में पास हुआ था, उसमें परिसीमन को लेकर और उसको प्रभावित ढंग से लागू करने को लेकर वो बिल रखे गए थे, लेकिन विपक्ष के सहयोग के कारण वो बिल पास नहीं हो पाए, जिस कारण देश की जो आधी आबादी को जो आरक्षण 2029 में महिला आरक्षण मिलने वाला था लोकसभा और विधानसभा सीटों पे, वो अभी कह सकते हैं कि नहीं मिल पाएगा उनके कारण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश की है और देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। इतना ही नहीं, राजकुमार भाटी ने ये साफ किया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पूरा फोकस उत्तराखंड पर भी रहेगा। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी को नई ताकत दी जाएगी। गठबंधन है जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो 2024 में लड़ा था मिलके, उसी गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, नई किसी पार्टी से गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हो रही है।
कोई किसी एक आध से हो जाए भविष्य में तो वो भविष्य की बात है। उत्तराखंड में अब समाजवादी पार्टी काफ़ी फोकस करेगी। समाजवादी पार्टी संगठन का पुनर्गठन करेगी, नए प्रभारी नए अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और आने वाले चुनाव में प्रत्याशी खड़े करेगी। उत्तराखंड में हम पार्टी को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मामले में अपनी शक्ति जारी रखते हुए नैनीताल के आसपास नेपाली मूल के निवासियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण और कथित तौर पर अवैध रूप से भारतीय डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जमीन पर कब्जा करने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि अतिक्रमणकारियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच अभी जारी है और पूरी नहीं हुई है। सरकार की ओर से जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये मामला नैनीताल के निवासी पवन जाटव के द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि पिछले कई वर्षों से नेपाल से आए लगभग 25 परिवार नैनीताल शहर और जिले खुरपाताल क्षेत्र में सरकारी और नजूल जमीन पर कब्जा करके आवासीय निर्माण कर चुके हैं। इन लोगों ने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया और फिर भी वो अवैध रूप से भारतीय डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाएं के कार्ड बनाकर सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।